औलाद को धंधे से लगा क्यों नहीं देते, भूख हाथ में चंदे की थमा क्यों नहीं देते, लुच्चा है लफंगा है अगर आपका बेटा, लीडर उसे बस्ती का बना क्यों नहीं देते। तो इस तरह के कुछ किरदार होते हैं। आइए प्रतापगढ़ से एक शायर हैं जनाबे कमल प्रतापगढ़ी, जो तंज़ मज़ा के शायर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएं और अपने कलाम से नवाजें। आप उनका इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले हार पड़ चुका है उनको जी। असल में ऐसे ही एक पुरुष को अगर माला पहनाता रहेगा तो जनसंख्या की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया नजर बिजनौरी साहब, आपने मुझे उठाया। अल्लाह आपको उठाए, नहीं मेरा मतलब आपका नाम ऊंचा उठाए। और मैं तंजिया और मज़ाहिया शायरी हास्य व्यंग की बातें आप सबसे करना चाहता हूँ। जी जी। और थोड़ी बहुत इंशाल्लाह आप शुरू करें, कौन किसको उठाएगा ये वक्त बताएगा। जी। और बहुत 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 अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, तालियां आप लोग अपने लिए बजा दें, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी असल में जब यहाँ पे आ रहे थे तो हम रास्ता भूल गए थे, तो एक आदमी से हमने पूछा कि भाई साहब दिल्ली मुबारकपुर जाना है, रास्ता यही है क्या? तो उन्होंने कहा और का। थोड़ा सा आगे आए तो एक आदमी मिले, उनसे मैंने पूछा भाई साहब ये मुशायरा यहीं पे होना है क्या? तो उन्होंने कहा और का। थोड़ा सा आगे आए तो दिलकश सुल्तानपुरी भाई मिले, हमने कहा दिलकश भाई मुशायरा यहीं पे है क्या? तो उन्होंने कहा जी हाँ भाई साहब। तो मैंने कहा दिलकश भाई इससे पहले दो लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा और का, आप कह रहे हैं जी हाँ भाई साहब, ये मामला क्या है? तो दिलकश भाई ने कहा मामला कुछ नहीं है, दरअसल हमारे यहाँ जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा दिलकश भाई इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? तो उन्होंने कहा और का। वाह वाह। आपसे जुड़ने के लिए थोड़ी बहुत बातें मैं करता हूँ भाई। वाह वाह। अब तो ताली बजा दो भाई। असल में क्या है कि अच्छा हुआ कि दिलकश साहब आपको मिल गए, वरना पूछते पूछते सुल्तानपुर निकल जाते हैं। जी जी। और तमाम बातें आप सबसे करना चाहता हूँ, कविता भी सुनाऊंगा, कुछ बातें आप सबसे जुड़ने के लिए भी करना चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त ज्ञानीपुर से यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मोहम्मद अकदाम भाई, मोहम्मद समून भाई, मोहम्मद सारिक भाई, मोहम्मद सद्दाम भाई, मैं आप सबको सलाम करता हूँ। कुछ बातें और आप सबसे जुड़ने के लिए करना चाहता हूँ। असल में जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे उसमें एक बार कंपटीशन हुआ कि अंदर आने के लिए जो लड़का सबसे कम शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसको एक इनाम दिया जाएगा। एक लड़का जौनपुर का था, उसने कहा जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसका सेंटेंस बहुत लंबा था और बहुत मतलब उर्दू ज्यादा उसमें इस्तेमाल की गई थी, उसको कोई इनाम नहीं मिला। एक लड़का इलाहाबाद का था, उसने कहा मैं आई कमिन सर, उसका भी सेंटेंस बहुत लंबा और अंग्रेजी में, उसको भी कोई इनाम नहीं मिला। एक लड़का आपके दिल्ली मुबारकपुर का था, वो इनाम जीत के ले गया, उसने बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने कहा आई क्या? तो ये कमाल आपके यहाँ के ही लोग कर सकते हैं। असल में जब हमारी शादी हुई थी तो उसमें इसको पैसा दहेज नहीं मिला था। इसलिए नहीं कि हम दहेज के बहुत बड़े विरोधी हैं, बल्कि कवियों और शायरों की शादी हो जाए यही अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। तो एक कविता मैं अपनी प्रतापगढ़ की भाषा में, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर की भाषा में बहुत अंतर नहीं है, एक कविता मैं वहां से आपको जोड़ना चाहता हूँ कि बिन दहेज आपन बियाह जब हम कई डारे तय, बिन दहेज आपन बियाह जब हम कई डारे तय, ससुर जी हमरे बोले भगवान आपकी कृपा भय। गऊ समान है बिटिया हमार दमाद है एकदम हीरा, गऊ समान है बिटिया हमार दमाद है एकदम हीरा, पिताजी हमरे रोक न पाएन बिन दहेज के पीरा। बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, लड़की अगर गऊ है तो हरित लड़का हमरा बैल है, लड़की अगर गऊ है तो। अच्छा तमाम बातें हुई, अभी आशाराम बापू का भी जिक्र हुआ, बाबा रामदेव की चर्चा किसी ने नहीं किया, मुझे बहुत खराब लगा।
एक सीन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, देखिएगा जी। कि जिस समय बाबा रामदेव सलवार सूट पहन के भाग रहे थे रामलीला मैदान से जी, उस समय अगर आसाराम बापू उनको देख लेते तब क्या होता? भाई वाह वाह वाह। अगर रामलीला मैदान से सलवार सूट में भागते हुए बाबा रामदेव को आसाराम जी बापू देख लेते और 2-4 मिनट अपनी आंखें सेक लेते, या गलती से आसाराम बापू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते तो अल्लाह कसम बाबा रामदेव के सारे बल्ब फ्यूज हो जाते। तो अल्लाह कसम इस तरह की तमाम बातें होती हैं। अभी पिछले दिनों भिवंडी में मुशायरा था मीनाताई ठाकरे हॉल में, तो हम और शाह खालिद भाई उस मुशायरे से लौट रहे थे, तो इनका रिजर्वेशन कंफर्म था, हमारा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था। तो हमने कहा खालिद भाई अपनी सीट पे हमें भी जगह दे दीजिए, दोनों लोग साथ में बैठ के चलेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है कमल भाई। हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, तो नीचे वाली बर्थ पे 2 बड़ी सुंदर लड़कियां बैठी हुई थी। तो हाँ, अब आपके मतलब की बात हो रही है। तो उसमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो उसने कहा नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। तो उसने कहा चॉइस बताओ कैसे लड़के से शादी करोगी? तो उसकी सहेली ने कहा मैं तो उसी से शादी करूंगी जो करोड़पति हो। तो उसने कहा मान लो करोड़पति ना मिले तो? उसने कहा 50-50 लाख के 2 मिल जाएंगे तब भी काम चल जाएगा। उसने कहा मान लो वो भी ना मिले तो? उसने कहा 25-25 लाख के 4 मिल जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। अब 25 लाख भी बड़ी रकम होती है। उसने कहा मान लो वो भी ना मिले तो? उसने कहा 10-10 लाख के 10 हो जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो ऊपर से शाह खालिद भाई कहे कि हम सोने जा रहे हैं, जब मामला 100 रुपए तक पहुंच जाए तो हमको भी जगा देना। तो ऐसी बातें हो जाए। लेकिन इस वक्त उम्मीदवार तो आप नजर आ रहे हैं हाथ डालकर। कुछ बातें और आप सबसे जुड़ने के लिए करना चाहता हूँ जी, कि पहले के समय में लोग अपनी पत्नियों को पीटते थे और पीटने के बाद बड़े शान से सीना चौड़ा करके निकलते थे और कहते थे कि जब तक ये मार नहीं खाएंगे इनको समझ में नहीं आता है। तो वहां से एक कविता मैंने उठाया है जी, कि पत्नी को गुस्से में 2 थप्पड़ मारने के बाद पति बहुत पछताया। पत्नी को गुस्से में 2 थप्पड़ मारने के बाद पति बहुत पछताया। बड़े ही प्यार से उसने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हें पीटना मुझे बहुत अखरता है, तुम्हें पीटना मुझे बहुत अखरता है, पर आदमी उसे ही पीटता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। इतना सुनते ही पत्नी भी ताव में आ गई। वाह। इतना सुनते ही पत्नी भी ताव में आ गई और वो भी 2 बेलन 4 लात 25 डंडे पति को जमा गई और हंसकर बोली, ये अलग बात है कि मैं इजहार नहीं करती, पर आपको क्या लगता है मैं आपको प्यार नहीं करती? पर आपको क्या लगता है? असल में ये आप बीती बता रहे हैं जो घर की बातें कभी कभी बाहर कर। जी, मेरे घर की तमाम बातें नजर साहब को पता रहती है। हालांकि मैंने अपनी बेगम से 100 बार कहा कि घर की बात मायके वालों से मत बताया करो, लेकिन सारी बातें इनको पता रहती हैं। मैं बिल्कुल ऐसा है कि बिजनौरी और प्रतापगढ़ में जमीन आसमान का फर्क होता है जी। अच्छा, बूढ़े लोगों को कभी बूढ़ा नहीं समझना चाहिए। इनको लोग बूढ़ा समझ के गलत फहमी में रहते हैं, ये अपना काम करके निकल जाते हैं। चाचा आपको सलाम करता हूँ कि बूढ़ों में नहीं है दम, बूढ़ों में नहीं है दम, न ऐसा तुम कभी सोचो, नहीं विश्वास है तो जाके आशाराम से पूछो। और नहीं संतुष्ट होकर उस कथावाचक पुजारी से, नहीं संतुष्ट होकर उस कथावाचक पुजारी से, इसे तस्दीक करवा लो नारायण दत्त तिवारी से। शुक्रिया। वाह वाह वाह। आइए कमल साहब, अभी तो जाहिर सी बात है अपनी बहुत कम बातें बताई हैं, अभी तो बहुत कुछ ही जानना चाहते हैं जी। अगर आप सुल्तानपुर से हैं तो ये भी, आप प्रतापगढ़ से तो ये भी सुल्तानपुर ही है जी। थोड़ी बहुत बातें आप सबसे और करना चाहता हूं। असल में बाहर से भी तमाम शोरा मंगाए गए हैं, पीछे वो सब भी रखे हुए हैं, इसके बाद वो सब भी आपके बीच में आएंगे। थोड़ी बहुत बातें आप सबसे करना। अभी मेरा नहीं नंबर भाई पड़ती है। असल में
अभी जब रास्ते में आ रहे थे तो एक आदमी मैजिक में बैठा हुआ जा रहा था प्रतापगढ़ की तरफ, और उसने बाहर पान खा के थूक रहा था, तो थूका हमारे शर्ट पे उसका थूक पड़ गया। हमने घूर के उसकी तरफ देखा, उसने कहा भाई साहब गलती हो गई। मैंने कहा फिर से थूको, उसने कहा भाई साहब गलती हो गई। मैंने 100 रुपया उसको दिया, मैंने कहा आप तो थूक दो, उसने थूक दिया। उसके बाद मैं जाने लगा ऐसे, उसने कहा भाई साहब समझ में नहीं आया कि आपने थुकवाया क्यों। मैंने कहा भाई दरअसल हमारी बेगम कहती हैं कि हमारे अलावा कोई तुम्हारे ऊपर थूकेगा भी नहीं, उसी को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो ऐसे छोटी मोटी बातें हो जाया करती हैं, और थोड़ी बहुत बातें आप सबसे करना चाहता हूँ। पिछले दिनों अभी अंबर इलाहाबादी साहब भी आएंगे थोड़ी देर में आपके बीच, हास्य और व्यंग के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े शायर। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत भी करता हूँ, वकील हूँ। तो पिछले दिनों अंबर भाई का मुकदमा आया, उन्होंने अपनी बेगम को गोली मार दिया था। गोली इसलिए मार दिया था कि एक दिन उनकी बेगम बड़े रोमांटिक मूड में थी, उन्होंने कहा मैं शानो शौकत के साथ रहना चाहती हूँ। उन्होंने गोली मारने के बाद वो ढूंढ रहे थे कि हमारे मोहल्ले में शान और शौकत कौन है। तो इस तरह की बातें, एक दो कविता आपको और सुनाना चाहता हूँ कि लंगूर रूस में सुनता हूँ हथियार चलाते हैं, लंगूर रूस में सुनता हूँ हथियार चलाते हैं, बंदर अमेरिका में सुनता हूँ कार चलाते हैं। लंगूर रूस में सुनता हूँ हथियार चलाते हैं, बंदर अमेरिका में सुनता हूँ कार चलाते हैं। और बंदर और लंगूर जो कारनामा करते हैं ये तो बहुत कम है। सच्ची बात अगर कहीं कविता के माध्यम से आपके बीच पहुंचे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ कि बंदर और लंगूर जो कारनामा करते हैं ये तो बहुत कम है। दुनिया के नक्शे में एक देश ऐसा है जहाँ गधे भी सरकार चलाते हैं। दुनिया के नक्शे में एक देश ऐसा है। पिछले दिनों मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि भाई कोई देश बचा है क्या जहां मैं ना घूमा हूं, अगर कोई देश बचा है तो बता दो, वहां भी घूम आए। तो सेक्रेटरी भाई ये थोड़ा सा जो गोल गोल नाच रहा है बंद कर दीजिए, लाइट जलती रहती है तो इससे ये गलतफहमी होती है कि किसी और प्रदेश में है। लाइट बुझी रहती है तभी लगता है कि उत्तर प्रदेश में है। तो मोदी जी ने कहा कि कोई देश बचा हो तो बता दो। तो उसने कहा कि 2 ही देश बचे हैं, एक अपना देश बचा है, थोड़ा सा यहाँ के हालात का भी जायजा ले लिया जाए, और मंगल ग्रह बचा है, वहां भी आप नहीं गए हैं, थोड़ा सा वहां भी चले जाएं। पिछले दिनों उनकी डिग्री पे भी सवाल उठे, तो 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि अपनी बेगम को जो बेगम नहीं कह सकता है, हमारे अब्बू भी उसी समय जी हमारे अब्बू भी उसी समय ग्रेजुएशन किए थे जिस समय मोदी जी ग्रेजुएशन किए थे, और उनकी जो डिग्री आई वो काली कलम से लिखी हुई आई थी। लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उस समय भी कंप्यूटर का आविष्कार हो गया था, उनकी डिग्री उस समय भी कंप्यूटर से छपी हुई आई थी। अल्लाह जाने कौन सा कंप्यूटर उस समय उनके लिए लॉन्च हुआ था। कि अपनी बेगम को जो बेगम नहीं कह सकता है, कौन सी ऐसी तपस्या में लिखा है भाई। तपस्या भी किया था उन्होंने 12-13 साल, लोग कहते हैं हिमालय में गए थे, अब पता नहीं तपस्या करने ही गए थे या कहाँ गायब हुए थे। कि अपनी बेगम को जो बेगम नहीं कह सकता है, कौन सी ऐसी तपस्या में लिखा है भाई। और 8वीं फेल हो सब डिग्रियां फर्जी हैं मगर, 8वीं फेल हो सब डिग्रियां फर्जी हैं मगर, तुम तो पीएम हो करो सैर मजा है भाई। तुम तो पीएम हो करो सैर मजा है भाई। और तमाम बातें होती रहती हैं। पिछले दिनों अभी आईएएस का चाहे रिजल्ट आया हो, चाहे यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया हो, हर जगह लड़कियों ने टॉप किया है और लड़के थोड़ा सा उनसे डाउन रहे हैं। क्यों डाउन रहे हैं? हमारे देश की सरकार कहती है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, स्त्री शिक्षा पे विशेष ध्यान देती है, लेकिन उससे मामला कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। हम भी हाई स्कूल में फेल हो गए थे, तो हमारे अब्बू ने कहा कि फेल हो गया नालायक, बगल वाले गुप्ता जी की लड़की को देख, वो टॉप की है। तो हमने कहा अब्बू उसी को तो देख रहे थे इसीलिए फेल हो गए। तो एक कविता वहां से कि हमारे देश की सरकार आजकल कर रही एक नया प्रचार, कहती है हर लड़की को पढ़ाओ, कहती है हर लड़की को पढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ, भारत नए कीर्तिमान गढ़ेगा, शिक्षा का स्तर भारत का स्वाभिमान बढ़ेगा। लेकिन मैं इसे नहीं मानता, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा मैं नहीं जानता, मेरा दिल इस नसीहत से बहुत चिढ़ता है, अरे इससे तो शिक्षा का स्तर और भी गिरता है।
क्योंकि जिस कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं वहां कई खेल हो जाते हैं। एक लड़की को पढ़ाने के चक्कर में क्लास के 40 लड़के फेल हो जाते हैं। वाह वाह एक 4 लाइन और सुना के आप सबको शहीद हो जाना चाहता हूँ। शुक्रिया कि मैंने अपनी पत्नी से कहा तुम मेरी जिंदगी का आईना हो। मैंने अपनी पत्नी से कहा तुम मेरी जिंदगी का आईना हो, खूबसूरती में हूबहू राजकुमारी डायना हो। उसने हंस कर कहा जाने दो जी क्यों बोर करते हो। उसने हंस कर कहा जाने दो जी क्यों बोर करते हो। अगर मैं डायना हूँ तो आप भी डायनासोर लगते हो। अगर मैं डायना। वाह वाह वाह।